फेफड़ा और हृदय की कार्यविधि के बारे में बताया और उसमें मैंने ये बताया कि किस प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर के माध्यम से पदार्थों का आवागमन होता रहता है और शरीर के नियंत्रण और नियमन का कार्य निरंतर चलता रहता है। जैसा कि बात से ही पता चल गया होगा कि आज हम रुधिर के बारे में बात करने चल रहे हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह संयोजन का कार्य करता है। संयोजन का तात्पर्य है कि शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि एक पदार्थ उठा करके दूसरे पदार्थ के पास में, एक अंग से पदार्थ उठा करके दूसरे अंग को पदार्थ पहुंचाता है या दूसरे अंग से पदार्थ को उठा करके पहले अंग दूसरे अंग के पास पहुंचाता है, अर्थात सामान के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य रक्त करता है। चूंकि इसमें पानी की मात्रा 90-91% होती है, इसीलिए यह तरल होता है। जैसे हमारे शरीर में अन्य ऊतक होते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक ऊतक है। इसका भी निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। अब इसकी मैंने मूल व्यवस्था के बारे में बताया। अब रुधिर होता कैसा है? रुधिर अन्य प्राणियों में का तात्पर्य है अकशेरुकी प्राणियों में श्वेत होगा। जबकि कशेरुकी प्राणियों में लाल रंग का। अब अकशेरुकी प्राणियों में रुधिर श्वेत क्यों होता है और कशेरुकी प्राणियों में रुधिर लाल क्यों होता है? कशेरुकी प्राणियों के रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि उसकी आरबीसी में होता है। और हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंग का पदार्थ होता है, जिस पदार्थ के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। चूंकि अकशेरुकी प्राणियों में यह पदार्थ उपस्थित नहीं होता, इसलिए रुधिर का रंग अकशेरुकी में श्वेत होता है। अब हम बात करते हैं रुधिर जल से भारी अर्थात इसका घनत्व जो है
1.04 से 1.07 के बीच में होता है। हल्का गाढ़ा हल्का क्षारीय इसका पीएच मान 7.5 से 7.8 के बीच में होता है। और अपारदर्शी तरल अपारदर्शी तरल रुधिर के दो पार्ट होते हैं। रुधिर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है रुधिर प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है रुधिरांग। रुधिर प्लाज्मा पूरे रुधिर का 55% पार्ट होता है, और जबकि रुधिरांग और पूरे रुधिर के 45% पार्ट। अब हम रुधिर प्लाज्मा की बात करते हैं। रुधिर प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत तरल है। आधारभूत पारदर्शी हल्के पीले रंग का पोलाइटी विलेन हल्के पीले रंग का पोलाइटी विलेन। रुधिर प्लाज्मा में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट आदि लवण होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में तमाम तरह की प्रोटीन पाई जाती है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन,
एंटीजन एंटीबॉडीज पहले भी मैं बता चुका हूं कि ब्लड में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये पाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम आदि के जो लवण उपस्थित होते हैं आयन के रूप में पदार्थ की एक नियमन की व्यवस्था को, पराशरण की व्यवस्था को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थों में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन रक्त की भौतिक अवस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। हेपेरिन रुधिर नलियों में रक्त को जमने से रोकने में सहायता करता है। और प्रोथ्रम्बिन ये जब कभी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। एंटीजन हमारे शरीर में रक्त के वर्ग के निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, जबकि एंटीबॉडीज हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है। हमने समझा कि किस प्रकार से रुधिर प्लाज्मा रक्त के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। अब हम बात करेंगे रुधिरांग पर। तीन प्रकार के रुधिरांग होते हैं। एक को आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कणिका। जिसका रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जिसका है थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लाल रक्त कणिका की बात करेंगे तो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका बहुत ही आवश्यक कणिका है। अगर हमारे शरीर से लाल रक्त कणिका को निकाल दिया जाए तो मनुष्य जीवित रहने में अक्षम होता है, क्योंकि लाल रक्त कणिका में 15% के आसपास हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। यही हीमोग्लोबिन दो प्रकार के पदार्थों से बनी है। हीम नामक रंगा पदार्थ और ग्लोबिन नामक प्रोटीन। हीम नामक रंगा पदार्थ में आयरन की उपस्थिति होती है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही फेफड़े से ऑक्सीजन को अवशोषण करने का कार्य करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह हृदय के पास पहुंचती है। हृदय ऑक्सी हीमोग्लोबिन को पूरे शरीर में ले जाता है। कोशिकाओं के रूप में पहुंचने के पश्चात वह ऑक्सीजन कोशिका में अवशोषित कर ली जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को दे दी जाती है। तब वह अनॉक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है।
अनाक्सी हीमोग्लोबिन पुनः शिराओं के माध्यम से हृदय पहुंचती है, हृदय से फेफड़े से होते हुए नाक द्वारा बाहर निकल जाती है। अर्थात ऑक्सीजन का संचरण होना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रक्रिया जो संपन्न होती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा शरीर पुष्ट और वृद्धि करता है, विकास करता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में तो यकृत में होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी ही पाई जाती है। लगभग 10 करोड़ प्रति वर्ग सेंटीमीटर में आरबीसी की उपस्थिति होती है। यह आरबीसी हमारे शरीर के जीवन का आधार है। इसी के माध्यम से ऑक्सीजन का संवहन होता है, इसी के माध्यम से हमारे शरीर का रक्त प्रवाह होता है। अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जिसे श्वेत रक्त कण क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। इसकी संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है, लगभग 10 से 15,000 की संख्या होती है। लेकिन संख्या कम होने के बाद इसकी महत्ता कम नहीं। यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का, हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न होने से रोकने का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल्स पाए जाते हैं। आरबीसी तो उभयोत्तर तस्तरी के नुमा संरचना होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होती है अमीबी होती है, यानी अनियमित आकृति वाली होती है। ये क्या करती है? लिम्फोसाइट्स के बारे में जानते हैं, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। जब लिम्फोसाइट्स ही कमजोर होती है तभी हमें एड्स जैसी बीमारी होती है। इसके अतिरिक्त बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नियोफिल्स हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी को होने से रोकने का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आदि के आक्रमण को रोकने के लिए जब बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पहुंचते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनका भक्षण कर लेती है। इसीलिए इनको भक्षकान कहते हैं। भक्षण कर लेती है और हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इन्हें हमारे शरीर का सुरक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। तीसरा बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, जिनका जीवन काल 8 दिन होता है। इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख होती है, 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर होती है। और ये हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि जब कभी चोट लग जाती है, इनमें उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है, प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन की सहायता से सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के चोट वाले स्थान पर जाल बन जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। जब कभी रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तभी हमें डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं, या फिर रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है तो हमें हीमोफीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि रुधिर हमारे शरीर में शरीर को पुष्ट करने वाले आयन, लवण, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, खाद्य
रुधिर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसके लिए जांच होती है कौन सा रुधिर एक्सेप्टेड है, कौन सा रुधिर एक्सेप्टेड नहीं है। तो रुधिर वर्ग हमारे मानव शरीर में मानव के लिए कितने रुधिर वर्ग होते हैं, इन रुधिर वर्गों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब ऐसे बताएंगे कि किस प्रकार से अगर माता का रक्त वर्ग एक है, पिता का रक्त वर्ग दूसरा है, उनकी संतानों के रुधिर वर्ग क्या हो सकते हैं, या एक के रक्त वर्ग कुछ है तो उसको कौन सा रक्त वर्ग प्रदान किया जा सकता है रुधिर, इसकी चर्चा